गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सो हम लोग चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे फ्रॉम मॉड्यूल बी। ठीक है, इसमें हम लोग ने कल एक इलस्ट्रेशन देखा था कि हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे अगर हम अपने किसी भी वेरिएबल के अंदर चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उस पर क्या पड़ेगा। ठीक है, तो कल हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया था, सारी चीजों को एक एक वेरिएबल को चेंज करके देखा था। जैसे यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट को हमने चेंज किया, सेलिंग प्राइस को हमने चेंज किया, वेरिएबल कॉस्ट को किया, फिक्स कॉस्ट को किया और नंबर ऑफ यूनिट्स को किया। ठीक है, हमने फिर उनका इम्पैक्ट देखा। तो ये इम्पैक्ट देखिए, हम लोग को देखने को मिला है कि परसेंटेज चेंज हर एक वेरिएबल के चेंज होने से नेगेटिवली इम्पैक्टेड है। और हमारा जैसे सपोज इस वाले में 7.43 है, इसमें हमारा 24 है। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या चेंज किया था इसके अंदर 24 वाले के अंदर सेलिंग प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस के चेंज होने से कितना मेजर चेंज आया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी, सेलिंग प्राइस की जो सेंसिटिविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स। ठीक है, देखिए बाकियों का 12 12 7 2, ये 2 कौन सा था, एक बार देखते हैं जरा इसको। सबसे पहला था इनिशियल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल, फिक्स। देखिए वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और देखेंगे ये था यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट का था और ये हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स का था। तो अगर आप देखें नंबर ऑफ यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें हमारी बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड होती है विद द सेल। तो अगर आप देखिए इन दोनों का जो क्योंकि नेचर एक जैसा है तो इसलिए इन दोनों का जो परसेंटेज जो आया है वो भी सेम आया है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ एक लिमिट तक ही इफेक्ट करती है, उससे ज्यादा नहीं करती है, तो फिक्स कॉस्ट का जो इफेक्ट है वो बहुत कम है। ठीक है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भी कम है। और आपका सबसे ज्यादा किसका है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का। ठीक, तो इसके बाद ऐसी सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसके अंदर हमें बोला है कि हमें क्या करना है, एनालाइज करना है कि ये जो प्रोजेक्ट है हाउ सेंसिटिव प्रोजेक्ट इज टू चेंज विद। ऊपर हमने जो चीजें ली थी उसी तरह से दिया हुआ कि एक तो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट के कंपैरिजन में हमें देखना है, दूसरा हमें एनुअल कैश फ्लो की कंपैरिजन में देखना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपैरिजन में देखना है। ठीक है, तो तीन चीजें हम लोगों ने देखनी है। तो इनिशियल प्रोजेक्ट 1,20,000 है, एनुअल कैश फ्लो 45, प्रोजेक्ट 4 years का है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, सॉरी। सो आइडेंटिफाई विच ऑफ द 3 फैक्टर्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव। हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा फैक्टर जो है ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, इफ द वेरिएबल इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय 10%, अगर एक जो हमारा नॉर्मल एक सर्टेन जो हम परसेंटेज लेकर चलते हैं वो 10% है, मतलब आप कह लीजिए जो हमारी डिस्काउंटिंग होगी वो हम किस पे करेंगे, 10% पे। ठीक है, दैट इज। और इसका एन्युटी आप लोग मैंने आपको बताया कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और आप डायरेक्टली टेबल से भी, जैसे इन्होंने दिया हुआ है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.10 करेंगे और 3 years 4 year है ना, 4 years के लिए करेंगे। और ऐसे इसके लिए क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.11 पावर 4, और m प्लस करेंगे आप 4 टाइम्स ना, इक्वल्स टू m प्लस करेंगे 4 टाइम्स, तो आपको और फिर आप MRC करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ये 3.69 इन दिस केस एंड 3.103 इन दिस केस। ठीक, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिचुएशन सबसे पहला कि अगर हमने इनिशियल प्रोजेक्ट के अंदर चेंज किया है 10% से, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा कितना था अभी, इनिशियल 120 है, 120 का। तो हमने क्या किया है, इस 120 में 120 था तो उसमें 10% से हमने इसको इंक्रीज किया, तो 1,20,000 टू 1.10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 का इसमें इंक्रीमेंट आएगा। और 10,000 का इंक्रीमेंट आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1,32,000। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई।
अगर मैं एनुअल कैश फ्लो में देखती हूँ तो एनुअल कैश फ्लो में क्या होगा, जो मेरा ये हमारा 10% है, दैट इज इट बिकम्स 40,500। अच्छा, तीनों केसेस में इन्होंने लगाया, इसमें 10% पे लिया है, ठीक है। इसमें इन्होंने इसको एडवर्स में किया, मतलब माइनस में किया, तो 0.1 कम कर दिया। इधर आपने 1% बढ़ा दिया, मतलब ऐसे किया आपने, देखिए 9, 10, 11, ठीक है। जो इनिशियल प्रोजेक्ट है उसको 10 पे लिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमने एक एक्स्ट्रा करके लिया है, और जो हमारा एनुअल कैश फ्लो उसको हमने 9 पे लिया, ठीक है। तो इसको जब हमने ये किया तो हमारा एनुअल कैश फ्लो है 40,500, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारी आई 11%, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका एनपीवी निकालेंगे। तो जो बेस था हमारा, उसमें जो एनपीवी आ रहा था वो आ रहा था 22,650। कैसे आया था, जो 45,000 मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज है, उसको मैंने पीवीएफ, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है, एन्युटी फैक्टर, पीवीआईएफए बोलते हैं इसको, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आई वो टोटल 1,42,605 आया है। तो इसको अगर मैं माइनस करूंगी इससे, ये माइनस है, ठीक है, माइनस करूंगी तो मेरा क्या आ रहा है, 10,605। अब इसका मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगी, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कि पहले हमारा 22,650 था, अब 10,650 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस और डिवाइड बाय बेस, बेस हमारा ये हो जाएगा, तो जो भी डिफरेंस होगा वो डिवाइड बाय 22,650 इंटू 100, तो हमारा परसेंटेज आ रहा है 53.08। तो ये जो इनिशियल कॉस्ट है इसमें इसने कितना इफेक्ट किया, 53%, ठीक है, चेंज जो आया है। फिर उसके बाद एनुअल कैश फ्लो के साथ अगर हम देखते हैं तो एनुअल कैश फ्लो 40,500 था, फिर इसको हमने पीवीआईएफ में कन्वर्ट किया। अब क्योंकि जैसे इसको किया था 45,000 को, तो अब ऐसी दूसरे केस में 40,500 मान के चल रहे हैं, तो पीवीआईएफ तो यही रहेगा। ये किया माइनस, इसको इनिशियल कॉस्ट से माइनस किया, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एनपीवी आ गया, होता है ना, कैश फ्लो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके हमने इसको निकाल लिया। फिर क्या हुआ, फिर इनका डिफरेंस देखा, तो अगेन इसको एनपीवी से कंपेयर किया ना, तो डिफरेंस जो भी आया उसको डिवाइड करिए, ये हमने अमाउंट में निकाल लिया अभी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें हमने क्या किया, जो कैश फ्लोज एनपीवी निकालने के लिए कैश फ्लोज जो है ये हमारा सेम रहेगा, इसको सॉल्व करते हुए 19,635 है, इसको हम करेंगे तो 13.14% आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने पता नहीं निकाला नहीं, मैं निकाल के बताती हूँ एक मिनट। इस वाले में ना, सेकेंड वाले में, तो ये 22,650 हमारा बेस था, माइनस 8,345 14 22,650 63.08% आ गया जी, 63.08% आया, ठीक है। तो इसके बाद इसमें कंक्लूजन अगर हम कहेंगे तो जो मोस्ट सेंसिटिव है वो क्या है, वो एनुअल कैश फ्लो है। कैसे, देखिए, क्योंकि इसमें ज्यादा परसेंटेज का इफेक्ट आया है, ठीक है, अगर तीनों की कंपैरेटिव देखें तो। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड, जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिनेरियो एनालिसिस। ऊपर हमने क्या पढ़ा, सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़ा हमने, जो फर्स्ट मेथड पढ़ा है वो सेंसिटिव एनालिसिस पढ़ा है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, सिनेरियो एनालिसिस। देखिए ये क्या होता है, दिस मेथड, ये क्या है कि एक एक्सटेंशन है, या आप कह लीजिए एक स्टेप फॉरवर्ड है, किसके लिए, सेंसिटिविटी एनालिसिस में, ठीक। सेंसिटिविटी एनालिसिस का ये एक एडवांस वर्जन आप इसको कह सकते हैं, वेयर ओनली, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक टाइम पे वन वेरिएबल को हम चेंज करते हैं एट वन टाइम। मतलब हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि एक ही उसमें ऊपर वाला जो कंडीशन में एग्जांपल है वो एक बार फिर से बता वेरी, पाएंगे? ऊपर वाला एग्जांपल जो है, जी सर, जी सर बोलिए, जो इलस्ट्रेशन बनाया हमने, जी, तो इलस्ट्रेशन बनाया है ना पहले ऊपर, हाँ जी, हाँ जी वो क्लियर नहीं हो पाया। सर। उसमें ना एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, कि आपको न्यूमेरिकल ये खुद से कुछ चीजें अज्यूम करके, मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन तो उसमें ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और वर्स्ट सिनेरियो मान के
हम क्या करते हैं, 3 सिचुएशंस ले लेते हैं खुद से अज्यूम करके, और फिर उसमें हम कंपेयर करके देखते हैं कि विच इज मोर सेंसिटिव। तो जिसका परसेंटेज चेंज ज्यादा आएगा दैट विल बी मोर सेंसिटिव। ठीक है सर। देखिए, तो जो हमारा सिनेरियो एनालिसिस है, सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है, एक एडवांस वर्जन है हमारे सेंसिटिविटी एनालिसिस का। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम लोग क्या मानकर चलते हैं कि एक वेरिएबल एक ही टाइम पे चेंज, मतलब एक टाइम पे एक ही वेरिएबल चेंज होगा। लेकिन अगर हम सिनेरियो एनालिसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, वन प्लान्स फॉर से 3 सिनेरियोज, नेमली नॉर्मल, एक्सपेक्टेड और ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक सिनेरियो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, ये तीनों हम एक साथ मान के चलते हैं। ऐसे तो हम सेंसिटिविटी में भी कर रहे थे। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, all the variables show expected values and the best values are taken for the optimistic scenario। ठीक है, सबका अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। It is in the pessimistic scenario the worst values are placed। तो जो भी हम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो पेसिमिस्टिक सिनेरियो के अंदर रखते हैं। ठीक है, जो बेस्ट सबसे बेस्ट होता है उसको हम ऑप्टिमिस्टिक के अंदर रखते हैं। Thus all the variables move in the same direction at the same time। तो हम क्या करते हैं, सारी वेरिएबल्स को सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कराते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट होगा। अब आप देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये आप एक सिनेरियो बनाया है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड 40,000 है, ये हमारा ओरिजिनल है। ऑप्टिमिस्टिक में क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे। ठीक है, डाउन जाएंगे। पेसिमिस्टिक में अप जाएंगे। ठीक है, तो जब हम अप जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमारा 48,000 है, एक्सपेक्टेड 40 था तो हमने उसको इंक्रीज कर, मतलब इस वाले में बढ़ा के दिखाया 48, इसमें हमारा कम करके दिखाया। ठीक, सेल्स हमारी 30, 36, 42 ये माना हमने। फिर उसके बाद वेरिएबल, ये ऊपर वाले एग्जांपल का ही इन्होंने लिया है कि अगर उसमें हम सिनेरियो एनालिसिस लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, फिर हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 70% था, 66.67% था, तो हम इसमें पेसिमिस्टिक में उसको थोड़ा इंक्रीज करके ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा कम करके ले रहे हैं। फिर फिक्स कॉस्ट में भी सेम सिचुएशन है। फिर इसके बाद आपका डेप्रिसिएशन हो गया। ये सारी वैल्यूज को आप करेंगे तो आपका जो नेट कैश फ्लो जो आ रहा है, या आप एनपीवी समझ लीजिए, तो आपका इसके अंदर जब आप ऑप्टिमिस्टिक चल रहे हैं तो इसमें आपका जो एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, इसमें आपका एक मीडियम रेंज का है और ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सपोज अगर कोई पूछता है तो विल ऑल दी वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, तो हम क्या कहेंगे, the answer may not be affirmative। क्योंकि देखिए, जब हमने सारी चीजों को पॉजिटिव लेके हम लोग चले, हर चीज को हमने बढ़ाया, तो ये जो पेसिमिस्टिक वाला था ये हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो सारे वेरिएबल सेम डायरेक्शन में एक सेम टाइम पे मूव नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरे इलस्ट्रेशन से देखते हैं ये क्लियर होता है। तो देखिए, एक प्रोजेक्ट ए है हमारा, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40 लाख हमने लगाया है। पॉसिबल 3 कैश फ्लोज, कैश इनफ्लो अटैच विद द प्रोजेक्ट एज फ्लोज। ठीक है, 3 हमें कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज उसने दिए है। वर्स्ट केस होगा तो हमारा ये चीजें रहेंगी, 450 मिलेगा, 400 मिलेगा, 700 मिलेगा। मोस्ट लाइकली जो हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड जो है वो ये है, और बेस्ट केस हमारा ये है। ठीक है, तो अगर मैं इनका टोटल कर लूं तो 350 और ये 1800 और 2050। ठीक है, तो बेस्ट केस में हमारा 2050 है। ठीक है, अब हमें इन्फॉर्मेशन और क्या दिए, बोला है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी 9% है। तो आपको बताना है एक्स वाई जेड लिमिटेड इज श्योर अबाउट मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन द फर्स्ट 2 years। तो उसको ऐसा लगता है कि फर्स्ट 2 years में हमें मोस्ट लाइकली रिजल्ट जो है, मतलब ये वाले जो है ये हमें मिलेंगे। ठीक है, बट अनसर्टेन अबाउट इन केस ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में लेकिन कंफ्यूज है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देन एनालाइज व्हाट एनपीवी विल बी अज्यूमिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो इन द थर्ड ईयर। ठीक है, कि थर्ड ईयर में अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चले तो क्या होगा। तो देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा कि इसमें हम क्या करेंगे, जो डिस्काउंटिंग होगी वो 9% पे होगी, मतलब 1 डिवाइड बाय 1.09 करके हम करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए फर्स्ट ईयर में हमारा जो कैश फ्लो है वो 1400, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1400 है ना, 1400 मतलब ये 14 लाख है, तो इसको हमने
इसके कंपैरिजन में ले लिया है ना, ये भी 1000 में ना, तो यहाँ पे इसमें भी हम 3 जीरोस हटा देते तो वो एक इक्वल हो जाएगा कंपैरिजन। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर हम जो शुरू में जो माइनस में लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है, जीरो पीरियड में इसको बोलते हैं आउटफ्लो, या आप इसको कह सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है 1400, तो ये सब में सेम है। ठीक, फिर उसके बाद हमने जो वर्स्ट केस वाला सिनेरियो है उसमें हमने देखा कि 450, 400, 700 है। ठीक है, इसमें 550, 450, 800 है, इसमें 650, 500 और 900 है। ठीक, सब हमने लिख लिया। फिर हमने क्या किया, सबको इंडिविजुअली डिस्काउंट किया, मतलब उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया। तो ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू जब आप 1 डिवाइड बाय 1.09 करेंगे, 0.97 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या मिल गया, ये 1 साल बाद आपको जो 450 रुपए मिलेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो 412 रुपए होगी। ठीक, तो ऐसे ही हमने सबका कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद हमने सब वैल्यूज को कैलकुलेट किया और टोटल किया। देखिए, अगर सपोज मैं इसको टोटल करती हूँ तो इसका टोटल देखना पड़ेगा, 412.65 प्लस 336.80 प्लस 540.4, ये आ रहा है हमारा टोटल 1289.85। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 1400, है ना। तो अगर मैंने 1400 का इन्वेस्टमेंट करके और मुझे ये रिटर्न मिल रहा है तो फिर मैं तो लॉस में हूं ना, क्योंकि 1400 जितना लगाया उससे ज्यादा मिलेगा तभी तो फायदा है। तो इस केस में हमें लॉस हो रहा है, माइनस 1400 कीजिए 110.15। ठीक, तो ये हमारा नेगेटिव में आया एनपीवी। फिर इधर देखेंगे तो इधर हमारा 504.35 प्लस 378.9 प्लस 617.6, तो ये हमारा आ रहा है 1500.85। तो ये आपका मोर देन 1400 है ना, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो माइनस 1400 कर लीजिए, तो ये हमारा है 100.85। ठीक है, पॉजिटिव है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जो नेगेटिव वाला एनपीवी है ना उसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद इसका देखते हैं, थर्ड वाले का, ये हमारा 596.05 प्लस 421.00 प्लस 694.80, ये हमारा आ रहा है, ये बहुत ज्यादा आ रहा है 1711.85। तो यहाँ से और ज्यादा एनपीवी आएगा हमारा, 1400 माइनस कीजिए 311.85। ठीक है, तो हमने सारे सिनेरियोज में हमने क्या किया, एनपीवी को कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हम XYZ की बात करते हैं, सर्टेन अबाउट मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन फर्स्ट 2 years बट अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर, तो हम क्या करेंगे उस केस में, जो हमारा एनपीवी है, एनपीवी एक्सपेक्टिंग वर्स्ट के सिनेरियो इन द थर्ड ईयर विल बी, तो देखिए अगर थर्ड ईयर की बात करें तो क्या होगा, 14 lakh plus 550 का ये, ठीक है, फिर 450 किया हमने, और फिर लास्ट में देखिए, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, ये तो हमने अलग अलग निकाले, उसने ही बोला है, इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि फर्स्ट 2 years में तो कंपनी श्योर है, फर्स्ट 2 years में उसको कौन से रिटर्न्स मिलेंगे, मोस्ट लाइकली ये बीच वाले। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर में उसको 550 मिलेगा, दूसरे ईयर में 450 मिलेगा, और लास्ट में लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि वर्स्ट वाला मिलेगा उसको। ठीक है, तो इन तीनों में वर्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला। तो इसका मतलब हमारे जो रिटर्न्स जो है वो कैसे है कि फर्स्ट ईयर में 550, सेकेंड ईयर में 450 और थर्ड ईयर में 700। ठीक, एज पर दिस क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने जब इस वैल्यू को फिर ऑब्वियसली इसको हम क्या करेंगे, इसकी वाली वैल्यूज लेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसमें मेरी वैल्यूज क्या आई थी, 504.35 प्लस 378.90 और प्लस 700 का क्या है 540.40। इन तीनों को जरा ऐड करती हूँ, 504.35 प्लस 378.90 प्लस 540.4, तो ये मेरा आ रहा है 1423.65। और ये मेरा कितना आ गया, 1423.65। ठीक है, और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1400,
1400 से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 23.65 23.65। तो ये हमारा क्या आ गया, ये वाला आंसर। अगर इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैडम ये 550, 450 और 700 जी ये उन्होंने एज्यूम किया है, मतलब नहीं इस सर, चार्ट से? मैं बता रही हूँ इसमें नहीं सर, एज्यूम यहाँ पर ना हमें ये वैल्यूज जो है देखिए, ये हमें कुछ केसेस, सर्टेन केसेस हमें गिवन थे सर। फिर कंपनी का कहना ये है कि ठीक है ये वर्स्ट केस हो गया, अगर वर्स्ट केस हुआ तो हमें ये रिटर्न्स मिलेंगे, एक्सपेक्टेड सा हुआ तो ये मिलेंगे, और बेस्ट हुआ तो ये मिलेंगे, ठीक है सर। फिर क्या हुआ, हाँ। लेकिन कंपनी ने जब अपना जो भी कैलकुलेशन किया, अपना सिनेरियो एनालिसिस किया, तो कंपनी ने ये चीज आइडेंटिफाई की कि कंपनी श्योर है, देखिए श्योर है कंपनी कि फर्स्ट टू इयर्स में उसको मोस्ट लाइकली रिजल्ट मिलेगी, मतलब वो श्योर है कि फर्स्ट ईयर में उसको 550 मिलेगा, सेकंड ईयर में उसको 450 मिलेगा, लेकिन इट इज अनसर्टेन अबाउट थर्ड ईयर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब थर्ड ईयर में अनसर्टेनिटी ज्यादा, तो हम उसमें फिर क्या मान लेंगे, तो वर्स्ट केस मान लेंगे। वर्स्ट तो केस का थर्ड ईयर ले लें। तो वर्स्ट केस का हमने, ये वर्स्ट केस का थर्ड ईयर है 700, ठीक है सर। अच्छा। तो फिर हमने क्या किया, पहले तो हमने इन केसेस को नॉर्मल मान के इसका हमने कैलकुलेशन कर लिया, नॉर्मल एनपीवी निकाल लिया कि वर्स्ट केस का एनपीवी क्या होगा टोटल का। फिर उसमें हमने ये नहीं लिए, वर्स्ट केस में ये और ये, इन तीनों को लेके एनपीवी निकाल लिया। फिर ऐसे मोस्ट लाइकली में तीनों को लेके एनपीवी निकाला, और बेस्ट में भी तीनों को लेके एनपीवी निकाला। एनपीवी निकालने का तरीका क्या होता है कि जो हमारे कैश फ्लोज गिवन होते हैं ना, इन कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट कर लेते हैं। डिस्काउंट करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि हम हाँ उसको हाँ मैडम, प्रेजेंट वो वाला क्लास वैल्यू किया में, है। जी वो हम लोग उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हम क्या कन्वर्ट करते हैं, करते हैं। फिर कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसके साथ करते हैं, विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि भाई जितना पैसा हाँ मैम। हमने लगाया है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू में हमें कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया। तो देखिए हमारे जो रिटर्न्स आए हैं यहाँ पर, ये मैंने लिखा था ना, तो वर्स्ट केस में अगर मैं अपने इन रिटर्न्स को, ये जो मेरे रिटर्न्स थे ना, ये मैंने यहाँ पे टोटल किया था, वर्स्ट केस में 1550 के रिटर्न्स थे। वैसे अगर मैं बिना उसके डिस्काउंटिंग के देखूं तो 1550 के रिटर्न्स थे, लेकिन जब मैंने उसको प्रेजेंट वैल्यू में मैंने उसको चेंज किया तो वो रिजल्ट्स मेरे कितने हैं, 1289.85। अब ऑब्वियसली इट इज लेस देन 1400, तो इस नेगेटिव है। केस में क्या होगा, मेरे नेगेटिव आएगा। दूसरा मैंने केस मोस्ट लाइकली वाला किया, उसको जब प्रेजेंट वैल्यू में मैंने चेंज किया तो 1500.85 आया। तो भले ही कम चेंज है लेकिन पॉजिटिव में है, तो 100.85 मेरा पॉजिटिव आ गया मोस्ट लाइकली केस में। थर्ड केस क्योंकि बेस्ट है तो ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा, तो 17 ये आया मेरा जो प्रेजेंट वैल्यूज में, क्योंकि 2050 आ रहा नॉर्मल टोटल करके, ठीक है। और जब मैंने उसको प्रेजेंट वैल्यू किया तो 1711 आया, इसको कंपेयर किया 1400 से, तो मेरा जो एनपीवी है वो पॉजिटिव आया, और इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा आया। ठीक, यहाँ तक ये हमने नॉर्मल केस कर लिया। अब हम करते हैं जो कि कंपनी की एक्सपेक्टेशंस है। कंपनी को पता है कि 2 साल में मुझे जो वैल्यू मिलेगी ना, वो मोस्ट लाइकली वाली मिलेगी, मतलब 504 एंड 378, ठीक है। और थर्ड ईयर में मुझे मिलेगी वर्स्ट वाले का थर्ड ईयर, दिस इज 540.5, ठीक है। ये जो मैंने, ये जो आपकी ये एक लाइन से जो मैं ये सर्कल कर रही हूँ, ये कंपनी की एक्सपेक्टेशन है, दिस इन फर्स्ट 2 years एंड दिस इन लास्ट ईयर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, फिर हम ये कर रहे हैं कि अब हम फिर इसी को कर लेते हैं टोटल। भाई अभी तो हम ऐसे ऐसे में ले रहे थे ना, सीधा सीधा जिस ईयर में जो दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1400 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, 1 प्लस ये प्लस ये, तो इन तीनों को आप डायरेक्टली ऐड कर लीजिए। अभी मैंने किया था, तो इनका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1423.65। 504, 378 और 540 का जो टोटल है वो आ रहा है 1423.65, ठीक। और मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1400। तो जब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ तो जो मुझे एनपीवी मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है प्लस 23.65, पॉजिटिव। ठीक है, हाँ। पॉजिटिव है 23.6। ये मेरा 65 आ रहा है, इनका 87 आ रहा है, तो क्योंकि इन्होंने फुल वैल्यूज लिए ना, हम लोग ने यहाँ पे इसको 3 डिजिट में वो करके लिया ना, जीरोस को अटैक लिया, इन्होंने ये पूरा एक्यूरेट लिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 23.65 आप कह लीजिए, या फिर पूरा करेंगे तो 23,871, ठीक। ठीक है मैम। चलिए, अच्छा तो मैम, इसका वो जी बोलिए। मैम जी वो बोलिए। सिनेरियो एनालिसिस में जो पहले जो टेबल है ना, टेबल सी, हम्म।
वो थोड़ा लास्ट तो समझ में नहीं आ रहा है, टेबल सी थोड़ा दिखाएंगे? ये वाला? ये वाला, हाँ ये वाला, ये जी वाला जी में, हाँ ये वाला में, ये वाला में। ठीक है सर, इसमें मेरा इसमें बताइए। इसमें एकदम नीचे नीचे, अच्छा सर। एकदम नीचे, ये तो जी हो गया इन्वेस्टमेंट, जी सेल, जी जी वेरिएबल कॉस्ट, जी जी फिक्स बिल्कुल, कॉस्ट, तो ये हमने डिप्रिसिएशन, यहाँ पे एनपीवी निकाल लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1060 पता चल गया, लेकिन ये एनुअल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ये दिया हुआ है। सर ये शायद दिया नहीं होता, मैं आपको बता देती हूँ ये क्या होता है एक्चुअली। एनुअल कैश फ्लो ऑफ ऑपरेशन जो होता है ना सर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पैट में ना यहाँ पर आके जो हाँ डेप्रिसिएशन होता है उसको एड बैक कर देते हैं सर। ठीक है, अच्छा, तो हाँ 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 ये हाँ, वो इसमें तो आप करते ये, हैं। जी इसको आप ऐड करते हैं तो ये फिर आपका ये एग्जैक्ट कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि इसको एज ए एक्सपेंस हम पहले माइनस कर लेते हैं, लेकिन फिर हमें हाँ पता है हाँ कि जो हाँ डेप्रिसिएशन वो नॉन कैश आइटम है, तो उसको हम वापस से ऐड बैक कर लेते हैं टू कैलकुलेट आवर एक्चुअल एनुअल हाँ कैश हाँ। फ्लो। तो ये हमने और सर ये इसको 40, हाँ हाँ ठीक डेप्रिसिएशन है, को, और ये 40, जी सर जी हाँ सर 14,900 ये नेट 4900। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। अच्छा ये, जी सर ये बता हाँ देती हूँ मैं। तो देखिए सर, मेरा एनुअल कैश फ्लो कितना है, 5860 है। 5860। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है सर, इसमें मुझे डिस्काउंटिंग करनी है, परसेंटेज इज गिवन 12% फॉर 10 years। तो अब इसमें क्या होगा ना सर, इसमें ऐसे होगा, इंटू 1 डिवाइड बाय 1.2 की पावर 10। तो आपको 10 टाइम्स करके, वही जो मैंने आपको बताया ना, इक्वल्स टू एम प्लस करके 10 टाइम्स करेंगे और फिर आप एमआरसी करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। कर लेते हैं इसको ना, सब लोग के पास कैलकुलेटर होगा। तो आप क्या कीजिए, 1 डिवाइड बाय 1.12 कीजिए, और ये करने के बाद इक्वल्स टू एम प्लस दबाइएगा 10 टाइम्स, ठीक है। और फिर उसके बाद एमआरसी कीजिएगा, और आंसर मैं यहाँ पर अपना भी लिखती हूँ, आप लोग भी फिर चेक कीजिएगा कि वही आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए लेट स्टार्ट। 1 डिवाइड बाय 1.12। एक मैंने शायद कम, एक नंबर कम हो गया, एक मिनट। ये तो दिया नहीं रहेगा क्या मैम? सर वन। जी हम इस चीज की सर गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि जेआईबी में तो नहीं दिया हुआ होता है। और इन केस अगर नहीं दिया आपको एग्जाम में, तो आपको आना चाहिए। मतलब अगर एग्जाम में देंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बच जाएगा सर। बट अगर नहीं दिया तो आपको आना चाहिए। हाँ 5.650 हो रहा है ना? शायद ये कुछ गड़बड़ है, हाँ इसमें अगर हम यही। इसको वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5, जो 5860 इंटू 5.65 करते हैं तो हमारा आ रहा है 33109। लेकिन अगर हम इसको 5860, अच्छा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, 48, 48,000। ठीक है, 48 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ रहा है 14891 आ रहा है हमारा, थोड़ा राउंड ऑफ में आ जाएगा 4900। ठीक है ठीक ठीक है मैम, ठीक समझ में आ गया, जी, ओके थैंक यू। ऐसे ही हम बाकियों का भी कर लेंगे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड मॉडल आया है, दैट इज हिलर मॉडल। इसको देखते हैं क्या करता है। एक्चुअली इस सब्जेक्ट को इन्होंने पता नहीं क्यों इतना टफ कर दिया है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना, दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सीए फाइनल। कोई नहीं मैम, चार्टर अकाउंटेंट भी सीख लेंगे।
तो आप लोग वो बन जाएंगे कि भले ही सीए की डिग्री नहीं मिली लेकिन नॉलेज हमें सीए वाला है। एक्चुअली अच्छा, बात यह है कि वो जी सर। स्टेप नहीं याद रहेगा ना कि यहाँ ये लेना है, यहाँ एनपीवी ये निकलना है, यहाँ नहीं 10 नहीं साल सर, का। बिल्कुल बिल्कुल याद रहेगा, उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे ना सर, तब याद रहेगा। अभी तो देखिए, ये फर्स्ट रीडिंग है और आप लोग बिल्कुल भी इन चीजों से फेमिलियर नहीं, तो फर्स्ट रीडिंग तो आपको बस इसीलिए आप देख रहे होंगे ना, मैं अभी आपको जो न्यूमेरिकल्स है ना वो बहुत सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत हम बैठ के सॉल्व नहीं कर रहे। लेकिन एक आपका ये एक राउंड इसका हो जाए ना, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर सिर्फ जो लिमिटेड चीजें उनको इंक्लूड करके और फिर सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल्स इतने न्यूमेरिकल्स है इस सब्जेक्ट में, बहुत ज्यादा। तो उनको तो सर बैठ बैठ के एक एक चैप्टर को दो दो तीन तीन दिन लगा के उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन अभी मैं वो चीज नहीं करी, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने बैठेंगे ना तो बहुत हौच पौच हो जाएगा और चीजें बिल्कुल ऊपर से निकल जाएंगी। तो अभी इस राउंड में हम क्या कर रहे हैं कि थ्योरी लेकर चल रहे हैं। जैसे आपको मेन इसमें क्या, सिनेरियो एनालिसिस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके साथ जो इलस्ट्रेशन दिया था वो हमने कर लिया। तो यहाँ से क्या, एटलीस्ट आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, हिलर मॉडल, ये सब चीजें आपको क्लियर होती चल रही है और हल्का फुल्का आपको एक न्यूमेरिकल का भी आइडिया हो रहा है। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक हम है। करेंगे रिवीजन के टाइम। चलिए, तो ये मॉडल देखते हैं क्या होता है। एन इन्वेस्टर्स अप्लाइज वेरियस टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत सारी अलग अलग जो टेक्निक्स है उनको अप्लाई करते हैं अपने रिस्क को एनालाइज करने के लिए। तो जो हिलर मॉडल है ये इन्हीं में से एक है। इसमें क्या होता है, ये आपकी एक रिस्क एनालिसिस टेक्निक है। दिस मॉडल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, ये आपका एनपीवी पे ही बेस्ड है, जैसे कि हमने बाकी मेथड्स भी हमारे एनपीवी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो है प्रोफेसर फ्रेडरिक एस हिलर, इन्होंने ये सजेस्ट किया था मॉडल, इसलिए इन्हीं के नाम पे है। ये क्या करता है, हिलर्स व्यू वाज दैट द रिस्क एसोसिएटेड विद द कैश इनफ्लो इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कैश इनफ्लोज। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक हम लोग क्या करते, जो भी हमारा कैश इनफ्लोज आ रहा था, सपोज 5860 समथिंग ऊपर वाले केस में ये आया था, तो हम इसमें क्या करेंगे ना, अभी तो हम फिर इसी को मैंने डायरेक्टली क्या किया, इसका पीवीआईएफ मतलब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला और फिर हमने एनपीवी निकाल दिया। बट हिलियर मॉडल क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो आपका कैश फ्लो आ रहा है ना, आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कीजिए, ठीक है। इसका क्या कीजिए, आप स्टैंडर्ड डेविएशन लीजिए। लेसर द डेविएशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम द मीन वैल्यूज, लेसर वुड बी द रिस्क। कि जितना ज्यादा, एक मिनट, जितना ज्यादा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, जितना कम आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही कम आपका क्या होगा, आपका रिस्क होगा, ठीक है। तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क जो है वो आपका, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे हमें क्या निकलेगा, लेसर द डेविएशन, जितना कम आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही आपका क्या होगा, कम आपका रिस्क होगा, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ता तो रिस्क भी बढ़ेगा, ठीक। चलिए, तो और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। He argued that for risk analysis, value of standard deviation of NPV may be obtained through analytical deviation, ठीक है। तो रिस्क एनालाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज होंगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, एनपीवी की, वो हमें चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, एनालिटिकल डेविएशन के थ्रू निकालेंगे। टू केसेस कैन बी कंसीडर फॉर सच एनालिसिस। एक तो हम मानेंगे कि नो कोरिलेशन अमंग कैश फ्लोज एंड परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब एक में हम मानेंगे कि कोई भी कोरिलेशन नहीं है इस चीज का, रिस्क का कैश फ्लोज के साथ, और दूसरा परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। दो सिनेरियोज हम लेंगे। when cash flows for different years are perfectly correlated, the behavior of cash flows in all years is alike, ठीक है। अगर परफेक्टली कोरिलेटेड होगा तो हर ईयर के कैश फ्लो का जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, वो अलग होगा। बट इफ दे आर नॉट कोरिलेटेड, तो क्या होगा, इट इम्प्लीज दैट कैश इनफ्लोज इन एनी पर्टिकुलर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच ऑफ द इनफ्लो, ठीक है। तो वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक। तो अब ये फॉर्मूला जो है, अब देखिए लिखा हुआ भी है दो, दी फॉर्मूला दो बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे वाले फॉर्मूले से ना। तो देखिए ये आपका अगर अनकोरिलेटेड वाला आप अप्लाई करते हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डोंट वरी। और क्योंकि एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, मतलब फॉर्मूला आपको ये दिखाना नहीं है कि भाई फॉर्मूला हमारा ये है और इसको हमें इस तरह से दिखाना है, वहां पर आपको आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये अगर कोरिलेटेड नहीं है तो, और अगर परफेक्टली कोरिलेटेड है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सब कुछ सेम ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी, बस देखिए यहाँ पर क्या है,
अनकोरिलेटेड में आपका स्क्वायर हो रहा है और ये पार्ट, अच्छा ये तो एक ही बात हो गई, ठीक, चलिए जो भी होगा इसको देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन की। अच्छा इसमें इलस्ट्रेशन ही नहीं दिया, तो पता है क्या है ना, इसमें इसका मतलब बहुत अच्छी बात है कि इसमें इलस्ट्रेशन नहीं, दैट मीन्स कि यहाँ का न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली जो एक ट्रेंड देखने को मिला है ना जीआईबी सीआईबी में, उसमें यही कि अगर आपको किसी भी टॉपिक का इलस्ट्रेशन दिया हो तो दे कैन एक्सपेक्ट अ न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस दैट टॉपिक, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप लोग मान सकते हैं कि यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो अभी देखिए 90% तो यही लग रहा है कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसा इक्वेशन होता, आएगा, जी सर, इक्वेशन आएगा। हाँ तो वो फिर आपसे या तो फॉर्मूला पूछ सकते हैं और या फिर थ्योरी के अंदर पूछ सकते हैं कि इसमें बताइए कौन से दो चीजें बनती है, हमारा एक नो कोरिलेशन एक परफेक्ट कोरिलेशन बनता है, और इसमें हम लोग क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन क्या होता है रिस्क से, कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर डाउन जाएगा तो ये भी डाउन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको इसको मतलब एज अ थ्योरी और इसका से फॉर्मूला आप लोगों को देखना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये देख सकते हैं कितना है। इसको करते हैं, ये है आपका सिमुलेशन एनालिसिस। इसमें क्या होता है, सिमुलेशन मींस, देखिए हमेशा आपको ये सिमुलेशन का मीनिंग पता होगा कि एक डमी टाइप हम जब कोई चीज करते हैं तो उसको बोलते हैं सिमुलेशन। जैसे वो होता है ना, जैसे अगर सपोज आपको कार ड्राइविंग अगर आपको सीखनी है, तो जब आप इनिशियल कुछ डेज वो आपको क्या करते हैं, एक डमी कार पे आपको वहीं पर अपने इंस्टीट्यूट में जो भी उनका सेंटर होता है वहीं पे आपको एक कार में बैठा के आपको सारी चीजों का एक तरह से वहां पर चीजें बताते हैं। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं सिमुलेशन का मतलब नॉट रियल। तो ये क्या होता है फिर आपका, ये आपका मतलब एक आप कह लीजिए इमेजिनेटरी एक प्रोसेस या कुछ भी जो भी हम इसमें करेंगे एनालिसिस होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सिमिलर, ठीक है, बट आर्टिफिशियल सिचुएशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये सिमुलेशन टेक्निक्स होती है, बहुत जगह मैनेजमेंट वगैरह में भी इसको यूज किया जाता है कि एक्चुअल में एम्प्लॉय को हाँ डायरेक्ट फैक्ट्री में ले जाने की बजाय, क्योंकि फैक्ट्री में जाएगा सीखेगा तो नुकसान करेगा, तो क्या करता है फैक्ट्री लाइक एक एनवायरनमेंट बिल्कुल उसी की तरह आर्टिफिशियल होता है लेकिन सिमिलर होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर उससे काम करवाते हैं कि भाई आप जरा 2-4 दिन यहाँ पे प्रैक्टिस करो, फिर हम आपको एक्चुअल फैक्ट्री के अंदर ले जाएंगे, ठीक। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सिमिलर बट आर्टिफिशियल सिचुएशन। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे पहले एनालिसिस करते हैं बाय फाइंडिंग आउट सेंसिटिविटी ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ मेरिट सच एज एनपीवी, एनपीवी आईआरआर, ये सब चीजों का हम क्या करेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे पहले। देन एज ए नेक्स्ट स्टेप फिर हम सिमुलेशंस करेंगे। तो इसका मतलब पहले सेंसिटिविटी एनालिसिस, उनकी सेंसिटिविटी देखेंगे कि भाई एनपीवी और आईआरआर के साथ ये कितना क्या इनका कोरिलेशन है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर सिमुलेशंस लगाएंगे टू फाइंड आउट लाइक्लीहुड अंडर वेरियस सिनेरियोस टू एनेबल अस टू, ठीक है, कि बेस्ट सूटेड डिसीजंस में अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे क्या रिजल्ट्स रहेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या स्टेप्स है। नंबर 1, सबसे पहले तो प्रिपेयर अ मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है, मॉडल प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, फिर फाइंड आउट हाउ एनपीवी, फिर हम देखेंगे कि जो एनपीवी है उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे रिलेटेड पैरामीटर्स के साथ, जैसा कि हम ऊपर अभी देखते आ रहे हैं। फिर पैरामीटर्स आर इनपुट वेरिएबल स्पेसिफाइड बाय द डिसीजन मेकर हु इज इन चार्ज ऑफ द, ठीक है, जो पैरामीटर्स है हमारे इनपुट वेरिएबल्स के वो कौन स्पेसिफाई करेगा, जो डिसीजन मेकर होगा वो बताएगा। फिर एक्सोजीनियस वेरिएबल्स आर दोस whose values is determined by the outside the model and imposed on the model. These are not, ये वो हमारी कॉस्ट होती है या ये वो वेरिएबल्स होते हैं विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है। जैसे कि सपोज देखिए एग्जांपल दिया है कि अब सपोज अगर हमने सीड्स यूज किया है, फर्टिलाइजर्स यूज किया है, वाटर यूज किया, देन डिपेंड, और फिर रेन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो रेन जो है वो हमारा एक्सोजीनियस वेरिएबल हो गया। सीड, फर्टिलाइजर, वाटर, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल पैरामीटर हो गए, इनपुट वेरिएबल्स हो गए, तो ये कौन डिसाइड करेगा, डिसीजन मेकर। लेकिन जो एक्सोजीनियस वेरिएबल्स हैं जो हमारे कंट्रोल आउट ऑफ हमारे कंट्रोल है, तो वो क्या है, वो हमारा मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सोजीनियस वेरिएबल्स हो गया। फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इन पैरामीटर्स की वैल्यूज को फिक्स करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट अ वैल्यू एट रैंडम, ठीक है, रैंडमली किसी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच एक्सोजीनियस वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, और कोई भी एक रैंडम फिगर लेके उस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। अब देखिए जो मैथ्स वाले ना उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब
चीजें समझ आ रही होंगी, लेकिन नॉन मैथ्स या आप लोग के लिए शायद डिफिकल्ट हो रहा होगा ये कुछ टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए हो रही है तो ऑब्वियसली नॉन मैथ्स वालों को बिल्कुल हो रही होंगी, ठीक है। तो फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको कर लेंगे। बाकी अगर कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा हुआ ना, तो जो जितना भी इसमें मैथमेटिकल कुछ इस तरह की चीजें, तो वो आप लोग मैं सर को बोल दूंगी, तो वो चीजें आप लोग कमल सर से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये चीजें मैं नहीं समझा पाऊंगी, ये जो आप लोगों का जो जितना भी जो भी मैथमेटिकल पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको जितना भी ये वाला पार्ट होगा वो मैं आपको करा दूंगी, बाकी आप लोग सर से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर एनपीवी डिटरमाइन करेंगे, फिर उसके बाद सिमुलेट करेंगे दी अबव एक्सरसाइज टू एनी नंबर ऑफ टाइम्स। फिर नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा लार्ज नंबर का एनपीवी आ जाए, मतलब लार्ज नंबर का आर्टिफिशियल एनपीवी आ जाए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे एनपीवी का, कि भाई कौन से इतनी बार हमने किया तो ये एनपीवी आया, इतनी बार किया तो ये एनपीवी आया। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमुलेशन इज द मोस्ट प्रोबेबल और सूटेबल, तो फिर उसमें जो सबसे ज्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी सूटेबल होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द सिमुलेशंस आर डन यूजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है, आजकल कंप्यूटर्स के थ्रू होता है, बिकॉज ऑफ कंप्यूटेशनल टेडियम एंड द मल्टीप्लिसिटी मैनुअल कैलकुलेशन, ऑब्वियसली इसकी जो मैनुअल कैलकुलेशन, इसीलिए आप लोग देखिए वहां पे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल तक भी नहीं दिया है, क्योंकि उनको भी पता है कि इसकी मैनुअल कैलकुलेशन जो है वो डिफिकल्ट है, तो वो एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादातर कंप्यूटर से किया जाता है। दिस टूल इज वर्सेटाइल, इट्स कैपेसिटी टू हैंडल मल्टी फैक्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका इसके अंदर बहुत आप क्या लीजिए कैलकुलेशंस वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो ये उतना ही आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। इट कैन डील विद अ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप अमंग पैरामीटर्स एंड एक्सोजीनस वेरिएबल्स। एक्सोजीनस वेरिएबल्स और जो आपके अलग जो आपके नॉर्मल जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं आपके पैरामीटर्स की, उन सब को ये अच्छे से डील करता है उनके साथ, ठीक है। और इसको मैनुअली करना इसको मुश्किल है। डिस्पाइट हेवीली रिलाइंग ऑन द कंप्यूटर कंप्यूटेशन, इट डज नॉट रिप्लेस स्किल्ड जजमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड। अब ऑब्वियसली ठीक है, आप कैलकुलेशन तो कंप्यूटर से कर देंगे, लेकिन फिर बाद में जो आपका जजमेंट होगा, है ना, तो जजमेंट तो कंप्यूटर नहीं दे पाएगा, तो हम क्या करेंगे उसमें फिर थोड़ा सा अपना मतलब जो जजमेंट स्किल होगी उसको यूज करके और इसकी कैलकुलेशन यूज करके हम बेस्ट रिजल्ट जो भी होगा वो कंक्लूजन देंगे, ठीक है। तो हमने देखा है हमारा इस वाले में भी न्यूमेरिकल नहीं है, और ऊपर हिलर वाले में भी नहीं है, और ये सिमुलेशन में वाले में भी नहीं है। दोनों का ही रीजन है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। तो बाकी का जो है वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अब जहां तक मुझे लगता है शायद थ्योरी थ्योरी का ही बचा है, हाँ, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वाला पार्ट सिर्फ दो ही आपका किसमें, सेंसिटिविटी में, और आपका दूसरा क्या था, सिनेरियो एनालिसिस में, है ना। तो दो में ही फिर आपका न्यूमेरिकल है, बाकी सब आपको सिर्फ थ्योरी पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। कल हम लोग मिलते हैं। जी सर बोलिए।